हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अपने इससे पहले के 2 टेस्ट अपने यूट्यूब चैनल से कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3rd नंबर का जो टेस्ट आपके लिए रहेगा, 3rd नंबर का टेस्ट, जो कि ये किसके लिए ज़रूरी है, ये एएनएम एंड जीएनएम के नर्सिंग एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आपने क्या किया है, टेस्ट सीरीज चालू की है, जो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये टेस्ट मैं आपको यूट्यूब पे कराने से पहले अपने व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हम शेयर करते हैं। वहाँ से जो लोग अपना जो टेस्ट कंप्लीट करते हैं, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में वो अपनी आंसर की यहाँ यूट्यूब में उनको देखने को मिलेगी और उसके बाद में वो अपनी कॉपी ग्रुप में सेंड करते हैं। और जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से अपने ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो इस नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम और डिप्लोमा का जो आपने किस कोर्स के बेस पे आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो सारा कुछ अपना डिटेल सेंड कर कर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं दूसरा इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग कैंडिडेट अपने इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल द नर्सिंग शो पर क्या कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप आज का जो सेशन रहने वाला है 100 क्वेश्चन का रहेगा। 100 प्रश्न है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के अंदर जो 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन तो कराएंगे आपको। जो मैडम है, निर्मला जी मैडम है, वो आपको 55 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी के बच्चे जो क्वेश्चन अपने पास 45 वो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारे के सारे आपने जो कॉपी की हुई है, आपके पास जो कॉपी है उसमें चेक करना है 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक। उसके बाद में जो 45 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, फिर आपको ये चेक करना है। टोटल ये टोटल 100 क्वेश्चन है जो एक ही वीडियो में रहने वाला है। एक वीडियो में आपको पूरा कराया जाएगा। तो आपको कंटिन्यू सारा चेक करना है। चेक करने के बाद में आपकी नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको नंबर काटने होंगे। अगर आपके 4 प्रश्न गलत है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। ये सारा कुछ करने के बाद में आपको इस नंबर पर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, इस ग्रुप पर आप ज्वाइन करके इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं। और डेली इसी तरह टेस्ट सीरीज करने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सर ने पहले बता ही दिया होगा टेस्ट के बारे में कि ये मेजर टेस्ट है और ये जो अपने आएगा, जो उसमें परीक्षा में आएगा, उसके बेस पर ये तैयार किया गया। जो क्वेश्चन है उसमें सारे जो योजनाएं हैं, सिलेबस से रिलेटेड है, करंट अफेयर है, सारे इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार नियोजन सेवाओं के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। परिवार नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है अवांछित संतान को जन्म देना, बी ऑप्शन है अनचाहे गर्भ से मुक्ति, सी ऑप्शन है वांछित संतान को जन्म देना और डी ऑप्शन है परिवार का आकार सीमित रखना। तो दोस्तों, इसमें क्या है, परिवार का आकार सीमित रखना, ये भी परिवार नियोजन सेवाओं का एक उद्देश्य है। वांछित संतान को जन्म देना ही एक उद्देश्य है और अनचाहे गर्भ से मुक्ति ये भी क्या है, एक उद्देश्य है। और कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ए अपना राइट आंसर रहेगा कि जो अवांछित संतान को जन्म देना इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है, उसमें से ये उठाया गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो साथ में ही आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस रॉन्ग एंड राइट हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार कल्याण सेवाओं में शामिल है। ए ऑप्शन है टीकाकरण, बी ऑप्शन है परिवार नियोजन सेवाएं, सी ऑप्शन है महिला कल्याण एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, यानी डी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है ये भी इसमें एक भूमिका निभाती है। महिला कल्याण है, इसका भी अलग से इम्पोर्टेंस है। और जो टीकाकरण है उनका भी परिवार कल्याण सेवाओं में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर रहेगा, डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 3rd नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, जो गर्भ निरोधक साधन है, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक साधन है, विधियां हैं, उनको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है मेडिकली
ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 6। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको स्टार्टिंग में 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है टेम्परेरी, यानी ऐसे साधन जो टेम्परेरी यूज़ किए जाते हैं वो है, और सेकंड है परमानेंट साधन। ये 2 टाइप के साधन हैं। ये आगे जाकर और ज़्यादा भागों में डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड है, टेम्परेरी में स्काल्प हो गया, और मिनी पिल्स, कंडोम, वेजाइनल डायाफ्राम हो गया, डच केप, या जो इसके बाद में 2 डे वगैरह, ये बहुत सारे इसी में इसके साधन हैं। लेकिन ये मेजर 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, टेम्परेरी और परमानेंट भागों में, यानी इसके जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। 2 भागों में इसे डिवाइडेड किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डे किसका अदर नेम है? ये क्या है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है 2 डे, तो इसका अदर नेम क्या है? कौन से ऐसा मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसको हम 2 डे के नाम से भी जानते हैं? ये बाज़ार में जो सेल होता है, जब इसको बेचा जाता है, इसमें बाज़ार में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको 2 डे नाम से मिलता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है जो 2 डे के नाम से मिलता है? ए ऑप्शन है लिप्स लूप, बी ऑप्शन है वेजाइनल डायाफ्राम, सी ऑप्शन है वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, और डी ऑप्शन है कॉपर टी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, यानी ये जो साधन है, ये मेथड है, इसको 2 डे के नाम से जाना जाता है, और ये फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। जो लिप्स लूप है ये IUCD है, यानी ये भी महिलाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है। वेजाइनल डायाफ्राम है, ये भी फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और कॉपर टी, ये भी महिलाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये मतलब टी आकार की एक साइज़ की एक उपकरण होता है। इसको जो यूट्रस है उसके अंदर सेट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने से प्रिवेंट होती रहती है। जो लिप्स लूप है ये दोहरे एस आकार की, ये भी एक ऐसा ही इक्विपमेंट होता है। इसको भी जो यूट्रस है उसमें फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता रहता है कि जो इसमें हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम में क्या शामिल नहीं है? आध्यात्मिक आयाम पूछ रहे हैं, तो इसमें ए ऑप्शन है जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास करना, बी ऑप्शन है जीवन की सत्यता को स्वीकार करना, सी ऑप्शन है संसारिक मोह माया को नकारना यानी मना करना। संसारिक मोह माया में ध्यान तो है लेकिन उसको मोह नहीं करना, नकारना, दूर करना, ऐसे है। डी ऑप्शन है BMI का सामान्य सीमाओं में होना। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक आयाम में शामिल नहीं है। ये आध्यात्मिक आयाम में शामिल है। BMI ये किस में शामिल है? ये फिजिकल जो शारीरिक आयाम हैं उनमें शामिल किया गया है, शारीरिक आयाम में शामिल किया गया है। जो स्वास्थ्य के आयाम हैं उसमें शारीरिक आयाम में ये गिना जाता है। BMI बॉडी मास का सामान्य इंडेक्स का सामान्य सीमाओं में होना, ये शारीरिक आयाम में गिना जाता है। बाकी ये जो 3 हैं इसके साथ में एक ये आध्यात्मिक आयाम में शामिल किए जाते हैं। इसके साथ में ही एक और है कि जो परम शक्ति है यानी परमात्मा में विश्वास करना भी आध्यात्मिक आयाम में शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम में शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके शारीरिक आयाम में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है अच्छी भूख, बी ऑप्शन है सही वजन, सी ऑप्शन है सेक्सुअली मैच्योरिटी, और डी ऑप्शन है हेल्दी स्किन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये शारीरिक आयाम में नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा। सेक्सुअली मैच्योरिटी ये होता है जो मेंटल आयाम है, जो
मानसिक आयाम है उसकी में शामिल किया गया है। सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी जो सेक्सुअली मैच्योरिटी है वो दिमाग के द्वारा आती है, न कि शारीरिक शरीर के द्वारा ऐसा कुछ होता है। तो मानसिकता में ये गिना जाता है। इसमें सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो साथ में ही हमें जवाब देते रहें कि आपके कितने रिप्लाई करते रहें कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कि कौन सा आपने गलत किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जीवन जीने का तरीका वे ऑफ लिविंग निम्न में से किस स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व में निहित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, बी ऑप्शन है आर्थिक कारक, सी ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और डी ऑप्शन है जीवन शैली। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जीवन शैली, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसे जीवन शैली के अंदर गिना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व पॉलिटिकल फैक्टर में क्या शामिल है। ये लगभग सभी का ही शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे मिले जुले से ऑप्शन हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं का समान बंटवारा, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल फैक्टर है उसका काम ये होता है कि जो कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से करें। और ये जो बाकी की जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होता है कि सम्मान बंटवारा कैसे करना है, आम जनता तक पहुंचाना है, उसकी जो भी सर्विसेज है वो सभी लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को देनी है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए न्यूट्रिशन की स्टडी महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी नर्सिंग ऑफिसर के लिए न्यूट्रिशन की स्टडी महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है मरीज की डाइट प्लान के लिए, यानी जो मरीज है हॉस्पिटल में भर्ती है उसको क्या डाइट देनी है, किस प्रकार का मरीज है, अगर हार्ट अटैक का मरीज है, डिहाइड्रेशन का मरीज है, डायरिया का मरीज है, उसको डाइट प्लान करना है तो उसके लिए। और बी ऑप्शन है डाइट से रिलेटेड परामर्श देने के लिए, सी ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, राइट आंसर रहेगा ए एंड बी दोनों, यानी जो मरीज है उसकी डाइट प्लान के लिए भी ये यूज़ किया जाता है और डाइट से रिलेटेड परामर्श देने के लिए भी इसको नर्सिंग ऑफिसर है उसको न्यूट्रिशन की स्टडी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो यानी जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहले तो ये क्या है ये समझते हैं। जो हमारे पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, उसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक तो माइक्रो एंड एक मैक्रो। तो इसको माइक्रो एंड मैक्रो में दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। माइक्रो में वे रखे जाते हैं जिसकी शरीर को बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन इसको देना भी ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन्स और जो मिनरल्स है उनको रखा गया है। और जो मैक्रो है यानी बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, उसमें ये 3 रखे गए हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये 3 ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। 3 ऑप्शन हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल किए गए हैं। ये ऑप्शन गलत है, सॉरी। इसमें क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल है। तो ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है फैट एंड सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, यानी जो विटामिन्स है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल किया गया है। ये जो है इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल किया गया है। इसमें हमारा राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइनो एसिड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। एमाइनो एसिड्स क्या है पहले तो ये समझते हैं। जो प्रोटीन है ये क्या होता है, 24 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। 24 प्रकार के अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या है कि जो अमाइनो एसिड्स है उसको कितने भागों में डिवाइडेड, यानी उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है एसेंशियल
इसेंशियल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल एमाइनो एसिड, एंड दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो एसिड होते हैं जिसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी में वो स्टोर नहीं होते, बना नहीं पाते, उनको इसेंशियल अमाइनो एसिड से में रखा जाता है। और ये क्या करना होता है, हमें बाहर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसके द्वारा हमें प्राप्त करने होते हैं, तो इसको इसेंशियल में रखा जाता है। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, इन्हें अगर हम बाहर से मिले तो भी और ना मिले तो भी हमारी बॉडी इसको ना मिले तो भी हम इसको रिजर्व कर सकते हैं, यानी हम जीवित रह सकते हैं, इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। बाकी कुल होते हैं 24, जिसमें से 8 होते हैं इसेंशियल और बाकी जो बचे हैं वो होते हैं नॉन इसेंशियल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जो अमाइनो एसिड्स है इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है, बांटा गया है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 2, यानी डी हमारा राइट आंसर रहेगा। 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। आपसे क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाए कि अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, और इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। 8 होते हैं। तो हमारा इसमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि एमाइनो एसिड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो 11 नंबर क्वेश्चंस है इसका राइट आंसर रहेगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। जो प्रोटीन नाम है वो ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये नाम प्रस्तावित किया था। फर्स्ट है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, सी ऑप्शन है सुडलर, एंड डी ऑप्शन है बी एंड सी बॉथ। इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा सुडलर। जो सुडलर नाम का वैज्ञानिक है, इसने प्रोटीन नाम जो प्रस्तावित किया था सन 1838 में। कब किया था, सन 1838 में ये नाम है जो प्रस्तावित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता यानी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। ए ऑप्शन है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बी ऑप्शन है 8 से 10 mg यानी माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी, एंड डी ऑप्शन है 3 से 5 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि 1 ग्राम किलो कैलोरी बॉडी वेट के हिसाब से। ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो उसको प्रति किलोग्राम यानी प्रति किलोग्राम उसे 1 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी 60 ग्राम उसको जो प्रोटीन है उस वो चाहिए। अब बात आती है कि जो धात्री महिलाएं हैं यानी जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उसको 15 से 20 ग्राम जो प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसकी बॉडी का वेट मान लो कि जो धात्री महिला है उसका बॉडी का वेट 50 किलो है, तो उसका 50 ग्राम प्रोटीन है वो तो चाहिए ही, उसे एक्स्ट्रा 15 से 20 ग्राम जो प्रोटीन है वो भी उसे चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं यानी जो प्रेगनेंसी है, कंसीव महिलाएं हैं, उनको 8 से 10 ग्राम उसी तरह से जिससे धात्री महिलाओं का हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह ही ये प्रेगनेंसी में 8 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारा राइट आंसर ए रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी ये हमें जो प्राइमरी मेडिकल केयर है उसमें देखने को क्वेश्चंस मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमारी के कॉजन दिए गए हैं, तो उसमें हमें सबसे फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ए ऑप्शन है होस्ट, बी ऑप्शन है एजेंट, सी ऑप्शन है एनवायरनमेंट, एंड डी ऑप्शन है कैरियर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है उसका जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है एजेंट, यानी ये एक ट्रेड थ्योरी बनती है। यहाँ पे होस्ट और यहाँ पे इन्वायरमेंट और यहाँ पे एजेंट,
यानी सबसे पहले एजेंट का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो होस्ट का होना ज़रूरी होता है। यानी अगर होस्ट एजेंट यानी कोई भी पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हो गए, वायरस, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके कारण वो जो बीमारी है वो कोज हो रही है। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि होस्ट किसके अंदर ये जो डिजीज़ है वो कोज हो रहा है। एंड थर्ड है इन्वायरमेंट, यानी डिजीज़ होने के लिए एक स्टेबल जो इन्वायरमेंट है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता निम्न में से किस फैक्टर से संबंधित है। यानी जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है उसमें अनुवांशिकता का भी एक बहुत ज़्यादा अहम जो रोल होता है। इसमें हमारा क्या राइट आंसर रहेगा? ए ऑप्शन है होस्ट, बी ऑप्शन है एजेंट, सी ऑप्शन है एनवायरनमेंट एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ एबो। तो जो अनुवांशिकता है वो होस्ट की ही होती है, यानी जो पर्सन है उसको ही होस्ट बोला गया है, जिसके अंदर ये डिजीज़ कोज हो रहा है उसको होस्ट बोला गया है। तो इसमें अनुवांशिकता का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। यानी कोई डिजीज़ है जो अनुवांशिक भी होते हैं, जैसे किसी को घर में डायबिटीज़ है तो उसकी आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज़ हो सकता है, ये अनुवांशिकता को दर्शाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज साइकिल या रोग चक्र की कौन सी स्टेज है जिसमें रोग के साइन एंड सिम्टम्स क्लियर होते हैं। पहले तो डिजीज साइकिल या रोग चक्र क्या है, यानी कोई भी इन्फेक्शन होने से लेकर उसकी बीमारी हो जाने से लेकर बहुत सारी जो सिचुएशन है उससे गुजरता है। यानी किसी को फीवर हुआ तो उसको फीवर पहले हाई ग्रेड पे आएगा, फिर धीरे धीरे उतरेगा, फिर जो फीवर है उससे रोगी है वो थोड़ा बेटर फील करेगा, इसके बाद में उसको वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो ये बहुत सारी स्टेजेस हो सकती है। तो इसमें जो स्टेजेस है उसको सारे को सम्मिलित रूप से एक इन्वॉल्व करके एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं रोग चक्र या डिजीज साइकिल। तो इसमें एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें साइन एंड सिम्टम क्लियर होते हैं। इसमें टोटल होती है 6 स्टेज होती है। तो इसमें जो 6 स्टेज है उसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड है। ये क्या होती है कि जो इन्फेक्शन है वो किसी होस्ट में एंटर करते हैं, फर्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं। और सेकंड स्टेज होती है प्रोड्रोमल स्टेज, आप नोट करते रहिए साथ में। जो प्रोड्रोमल स्टेज है पीरियड है उसमें क्या होता है कि जो साइन एंड सिम्टम क्लियर नहीं होते हैं, जो हम डायग्नोज करते हैं कोई भी डिजीज़ है उसके साइन एंड सिम्टम, कभी किस फीवर आ गया है, कभी नहीं आया है, कभी कफ आ रही है, कभी नहीं आ रही, तो ऐसे साइन सिम्टम क्लियर नहीं होते हैं और हम डायग्नोज भी नहीं कर पाते। फास्टिजियम एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्लियर होते हैं और जो डायग्नोज होता है वो भी संभव होता है। डिफ्रेवेसेंस है, इसमें क्या होता है कि जो रोगी है, जो रोग है उसकी चरम सीमा होती है, यानी रोग हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। और इसके बाद में आती है एक कन्वेलेसेंस, ये स्टेज होती है। इसमें रोगी है उसको धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति होने लग जाती है। लास्ट में एक स्टेज आती है, ये 5th है और ये 6th है, ये डिफेक्शन है। डिफेक्शन लास्ट स्टेज है डिफेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो रोग से मुक्त हो जाता है लास्ट स्टेज में। तो ये है 6 स्टेज पूरी होती है। तो इसमें जो रोग की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें साइन सिम्टम क्लियर होते हैं, ये होती है फास्टिजियम स्टेज। सी नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा। जो सी नंबर फास्टिजियम स्टेज है उसमें हम जो साइन सिम्टम है वो क्लियर होते हैं और जो हम डायग्नोज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी हमें रोग है वो क्लियर आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार निम्न में से डिजीज साइकिल की कौन सी स्टेजेस में देखा जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया है, तो इसमें आपको ही आंसर देना है, मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं। मैंने जो 16 नंबर क्वेश्चंस था इसमें मैंने सारी जो स्टेजेस है डिजीज साइकिल की उसके बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इसमें ए ऑप्शन है फास्टिजियम, बी ऑप्शन है कन्वेलेसेंस एंड सी ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड एंड डी ऑप्शन है डिफ्रेवेसेंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा वो हम आपको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
18 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन एंड फक के द्वारा बीमारी का कौन सा मॉडल दिया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टोटल 4 मॉडल दिए गए थे। इसमें फर्स्ट मॉडल था फर्स्ट था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी था। उसमें क्या था मैंने आपको बताया था जी, होस्ट एंड एजेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी ये ट्रेड थ्योरी थी। उसमें कि जो कोई भी डिजीज़ है उसके होने के लिए एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा था कि मल्टीफैक्टोरियल कॉजन। इसमें क्या था कि जो डिजीज़ है वो किसी एक कारण से ना होकर बहुत सारे कारण हैं वो उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हार्ट अटैक है तो इसमें क्या, इसमें जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो सकती है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। और जब स्ट्रेस में हो पर्सन तो भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण भी इंसिडेंस हो जाए तो उसके कारण भी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। और ये था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये क्या था कि इसके अनुसार केवल रोगाणु ही क्या होते हैं कि जो डिजीज़ को, बीमारी को कोज करने के लिए एक परमानेंट मेथड होते हैं, यानी परमानेंट जो रोगाणु हैं वो ही बीमारी को कोज करते हैं। इस मेथड के अनुसार ऐसा कहा गया था, इस मॉडल के अनुसार ऐसा बोला गया था। और वेब ऑफ कॉजन के सिद्धांत ये दिया गया था मैकमोहन एंड फक के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा कि वेब ऑफ कॉजन का सिद्धांत है वो मैकमोहन और फक के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार भी ये भी मल्टीफैक्टोरियल कॉजन है, उससे मिलता जुलता है कि वेव ऑफ कॉजन का सिद्धांत है कि एक बीमारी होने के लिए बहुत सारे कारणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बीमारी होने के लिए रोगाणु भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले करते हैं और जो कोज है वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें सी नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। मैकमोहन और फक के द्वारा वेब ऑफ कॉजन का मॉडल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, किसी अंग की कार्य क्षमता में कमी आना या संरचना का बदल जाना क्या कहलाता है? फर्स्ट है इन्फेक्शन और सेकंड है इलनेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन है ए व 2 सही है, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और डी ऑप्शन है दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जो बी हमारा वो राइट आंसर रहेगा केवल 2, यानी किसी अंग की कार्य क्षमता में कमी आना, यानी कोई भी बीमारी है वो कोज हो जाती है तो उसकी जो भी हमारा कोई भी ऑर्गन है उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है या उसकी जो संरचना है वो ही बदल जाती है तो हम उसको इलनेस के नाम से उसको डेफिनेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से संतृप्त वसा कौन सी है? ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। संतृप्त वसा, ए ऑप्शन है जंतुओं से प्राप्त वसा, बी ऑप्शन है यौगिक वसा, सी ऑप्शन है वनस्पति से प्राप्त वसा और डी ऑप्शन है उत्पादित वसा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा जी कि जंतुओं से प्राप्त वसा है उसको संतृप्त वसा में डिवाइडेड किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ए ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि 1 ग्राम जो फैट है वो क्या करती है? 9 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो प्रदान करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट है वो कितने किलोग्राम ऊर्जा, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आपसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हमें देना है 4 किलो कैलोरी, लेकिन इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट ऊर्जा प्रदान करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यानी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन है 2 प्रकार के, एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल।
तो इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? ए ऑप्शन है रेटिनॉल, बी ऑप्शन है थायामिन, सी ऑप्शन है कैल्सीफेरोल एंड डी ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो कैल्सीफेरोल और रेटिनॉल जो विटामिन है वो क्या है? वसा में घुलनशील है, यानी इसमें जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए है और जो कैल्सीफेरोल है ये विटामिन डी है और एक के और विटामिन ई, ये चार होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन बी एंड सी ये विटामिन होते हैं, ये कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन में इसे माना जाता है। ए एंड डी विटामिन, ए डी ई के जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी कैल्सीफेरोल और रेटिनॉल है वो क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया डिजीज निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है रेटिनॉल, बी ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, सी ऑप्शन है पायरोडॉक्सिन एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया डिजीज कोज हो जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन के रासायनिक नाम हैं वो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन के एंड डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? विटामिन के हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी जो विटामिन के है उसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज के बारे में बात की जाए कि डिस्कवरी 1934 में, कभी कभार इसकी डिस्कवरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये चारों में सिर्फ ये विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ए के ई, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि फाइलोक्विनोन है वो विटामिन के का केमिकल नेम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क के लिए विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ए ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 10 माइक्रोग्राम एंड सी ऑप्शन है 10 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 10 mg डेली, यानी 10 mg डेली इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये क्या होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक विटामिन है। रिप्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए, जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज हुई थी 1934 में और इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। बहुत बार पूछा गया है, ये आप नोट करते रहिए ताकि आपको आगे जब रीडिंग लेंगे तो आसानी से आपको याद होता रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM की शुरुआत कब हुई? ए ऑप्शन है 5 अप्रैल 2005, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2012, सी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 एंड डी ऑप्शन है 5 अप्रैल 2012। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि 12 अप्रैल 2005, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसको एक सेकंड अदर नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है वो? NRHM को अम्ब्रेला नाम के से भी, अम्ब्रेला प्रोग्राम से भी इसको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगा कि NRHM को अदर नाम से किसे जाना जाता है या अम्ब्रेला प्रोग्राम कौन सा है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको आप नोट करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे भी मॉडिफाई करके पूछे तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए कि अम्ब्रेला प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, NRHM की शुरुआत कब हुई थी, बात तो एक ही है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अम्ब्रेला प्रोग्राम को ही NRHM प्रोग्राम कहते हैं। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो DMPA का पूरा नाम क्या है?
ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से उठाया गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है डेट मेड्रोक्सी प्रोटीन एनिनेट, बी ऑप्शन है डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एनिनेट, एंड सी ऑप्शन है डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रेगनेंसी एनिनेट, एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एनिनेट, बी ऑप्शन है हमारा जो राइट आंसर रहेगा। इसे अदर नेम से हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसमें अंतरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, अंतरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये 150 mg जो महिलाएं हैं होती है उनमें IM दिया जाता है, इंजेक्शन है, और ये 3 मंथ प्रेगनेंसी से कंसीव होने से प्रिवेंट करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि DMPA है वो कितने टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको बताना है कि जो 3 मंथ ये प्रेगनेंसी कंसीव होने से प्रिवेंट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में विनिंग स्टार्टिंग टाइम कब है। विनिंग स्टार्टिंग यानी विनिंग क्या है कि जब बच्चा साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करता है लेकिन उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, यानी वो उसका पेट नहीं भर पाता है, तब हम कोई अदर फूड उसे देते हैं तो उसे विनिंग कहते हैं। तो ये विनिंग स्टार्टिंग का टाइम क्या है कि हम कब विनिंग स्टार्ट करें कि ताकि में जो बच्चे हैं उसमें जो माल न्यूट्रिशन है उसके साइन एंड सिम्टम देखने को ना मिले और बच्चा प्रॉपरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली ढंग से कर पाए। तो ए ऑप्शन है 2 ईयर, बी ऑप्शन है 18 मंथ, एंड सी ऑप्शन है 6 मंथ, एंड डी ऑप्शन है 2 मंथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 6 मंथ, यानी जो विनिंग स्टार्टिंग एक्यूरेट टाइम है, सही टाइम है वो 6 टाइम है। 6 टाइम के बाद में जो 6 मंथ है उसके बाद में हमें क्या विनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि जो बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, उसकी रिक्वायरमेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा पूरी नहीं होती है, लेकिन उसकी जो हमें इसे स्टार्टिंग में हमें क्या देना चाहिए, बिस्किट, दूध में बिस्किट भिगो के वो देने चाहिए, और साथ में जैसे अगर साथ में मसाला हुआ केला, सेब या दाल का पानी, ऐसे स्टार्टिंग करनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट ना हो। साफ़ सुथरा विनिंग टाइम हमें स्टार्ट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियासिन या विटामिन B3 के संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नियासिन ये विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है। इसमें ए ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, बी ऑप्शन है बैलिन, सी ऑप्शन है एलिनिन, एंड डी ऑप्शन है ग्लाइसिन। सबसे पहले तो आपको अमीनो एसिड्स कितने होते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इससे ऊपर वाले पर्सन जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको अमीनो एसिड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे के आई हूँ। तो अमीनो एसिड्स कितने होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अमीनो एसिड कितने होते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड है वो कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ट्रिप्टोफैन, यानी जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स है वो नियासिन के विटामिन है उसका संश्लेषण करता है। अगर जो ट्रिप्टोफैन है वो ना हो तो नियासिन का संश्लेषण है वो नहीं होता, और अगर नियासिन की कमी बॉडी में हो जाए तो कौन सा डिजीज़ हो जाता है, पेलेग्रा नाम का डिजीज़ है वो जो ह्यूमन में देखने को मिलता है। इस एक 3D ये भी डिजीज़ देखने को मिलता है। इसकी हमें कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताएं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप हमें इसकी भी फुल फॉर्म बताएं कि 3D जो डिजीज़ है वो नियासिन की कमी से होता है, लेकिन इसकी 3D से फॉर्म स्टार्ट होती है, वो कौन सी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से विटामिन ए की कमी का पहला निदानिक लक्षण कौन सा है, यानी जो सबसे पहले जो साइन आता है वो कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है कंजक्टाइवल जीरोसिस, एंड बी ऑप्शन सी ऑप्शन है बिटाटस स्पॉट्स, एंड डी ऑप्शन है कैटरैक्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो बी है ऑप्शन कंजक्टाइवल जीरोसिस है, ये फर्स्ट निदानिक लक्षण यानी साइन है। अगर बात की जाए कि फर्स्ट सिम्टम कौन सा है, तो फर्स्ट सिम्टम रतौंधी है, यानी विटामिन ए की कमी से सबसे पहला सिम्टम्स कौन सा है पूछा जाए क्वेश्चंस ऐसे तो रतौंधी है, और अगर पूछा जाए कि साइन कौन सा है, कंजक्टाइवल जीरोसिस इसका ये साइन है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल।
रेटिनॉल्स विटामिन है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31, रिकेट्स डिजीज़ की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी कौन सी ऐसी विशेषता है जो रिकेट्स रोग की रही है। ए ऑप्शन है विटामिन ए की कमी, बी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी, एंड डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बोन डिफॉर्मिटी, एंड डी ऑप्शन है पिगन चेस्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन ए की कमी, यानी जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि ए की कमी से। तो ए हमारी जो इसमें विशेषता नहीं है, बोन डिफॉर्मिटी है, विटामिन डी की कमी है, और पिगन चेस्ट यानी जो रिकेट्स डिजीज़ का पेशेंट है उसकी जो चेस्ट है वो पिगन के यानी कबूतर है उसके चेस्ट के जैसी दिखाई देती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, विटामिन ए की कमी इसकी विशेषता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ए ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बी ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सी ऑप्शन है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, एंड डी ऑप्शन है सेकंड वीक ऑफ जून। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कब से कब तक मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना है 1 से 7 अगस्त। 1 से 7 अगस्त यानी 1 से 7 अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके एडवांटेज के बारे में बताया जाता है, साथ में इसकी जो रिक्वायरमेंट है बच्चे में कितनी है, जो मेथड्स है वो क्या है, वो सारी कुछ महिलाओं को बताई जाती है। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए ये वीक मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। ए ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है थायामिन, डी ऑप्शन है कोबालामिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कोबालामिन्स, यानी जो B12 है उसकी कमी के कारण क्या होता है, कोबालामिन्स है उसका रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम है, B12 जो विटामिन्स है उसका नाम है कोबालामिन्स। इसकी कमी के कारण कौन सा जो डिजीज़ होता है, ये होता है पर्नीशियस एनीमिया नाम का डिजीज़ होता है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन के अवशोषण में सहायता कौन सा विटामिन करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो आयरन को अवशोषित करता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है अगर पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ये क्या करता है, जो आयरन है उसके अवशोषण में सहायता करता है। और साथ में इसकी अगर दैनिक आवश्यकता के बारे में यानी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात की जाए तो इसकी 40 से 60 ग्राम इसकी दैनिक रिक्वायरमेंट मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की प्रकृति क्या है। कैल्शियम की प्रकृति, ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ अबोव। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, क्षारीय, यानी जो कैल्शियम है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और जो अगर बात की जाए कि जो एडल्ट है उसके ब्लड में इसकी कितनी मात्रा होती है, बहुत बार क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि जो एडल्ट है उसकी ब्लड में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है। तो इसकी मात्रा होती है 9 से 10 mg पर DL। 9 से 10 mg पर DL इसकी मात्रा एडल्ट की ब्लड में पाई जाती हैं। ये आप अलग से नोट करते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की चयापचय में कौन सा खनिज लवण मदद करता है, यानी मेटाबॉलिज्म में कौन सा खनिज लवण मदद करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है फॉस्फोरस, सी ऑप्शन है पोटेशियम, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फॉस्फोरस। बी हमारा राइट आंसर रहेगा कि फॉस्फोरस जो मिनरल्स है वो क्या करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम कितना ग्राम पाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है
50 ग्राम, बी ऑप्शन है 30 ग्राम, सी ऑप्शन है 10 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 25 ग्राम। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी 25 ग्राम जो मैग्नीशियम है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मैग्नीशियम है वो एडल्ट में पाया जाता है, कि इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं है। ए ऑप्शन है नशीली पदार्थों से दूर, इसमें यहाँ आना था नशीले पदार्थों से दूर रहना। बी ऑप्शन है सूर्योदय से पूर्व बिस्तर नहीं छोड़ना एंड सी ऑप्शन है रात को अधिक देर तक नहीं जागना। डी ऑप्शन है नियमित रूप से व्यायाम करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्योदय से पूर्व बिस्तर नहीं छोड़ना, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी सूर्योदय से पूर्व बिस्तर नहीं छोड़ना, या इसमें ऐसे रहेगा कि सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना, ये इसका जो सही रहेगा। लेकिन इसमें हमने दिया है सूर्योदय से पूर्व बिस्तर नहीं छोड़ना, इसका ऑप्शन ये है, तो इसमें ये ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल नहीं है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। जो प्रभावी देखभाल स्वास्थ्य है उसकी स्वास्थ्य देखभाल है उसके लक्षण बताए गए हैं, 6 लक्षण हैं, लेकिन उसमें से ऐसी कौन सा लक्षण है जो इसमें नहीं है? ए ऑप्शन है पर्याप्तता, यानी जो स्वास्थ्य देखभाल है वो पर्याप्त होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। बी ऑप्शन में प्रासंगिकता एंड सी ऑप्शन है साध्यता एंड डी ऑप्शन है पुनर्वास। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा पुनर्वास, यानी ये 3 ऑप्शन है, ये लक्षण है जो प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल है उसके लक्षणों में शामिल है, लेकिन पुनर्वास नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं? ए ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव, बी ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव, सी ऑप्शन है एसिड फास्ट एंड डी ऑप्शन है क्यूबॉइडल, यानी क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब के टाइप के होते हैं। एंड इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ग्राम पॉजिटिव। ए ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर रहेगा कि स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु हैं वो ग्राम पॉजिटिव नेचर के पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंजेनाइटल डिजीज कौन सा नहीं है? कौन सा है? कंजेनाइटल यानी जन्मजात डिजीज। ए ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, बी ऑप्शन है क्लेफ्ट प्लेट, सी ऑप्शन है HIV, डी ऑप्शन है डायबिटीज़। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? क्लेफ्ट प्लेट, यानी जो क्लेफ्ट प्लेट है इसका यानी कटा हुआ तलवा, वो क्या है? एक कंजेनाइटल डिजीज़ है, बच्चे में जन्मजात रोग है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, स्कर्वी रोग निम्न में से किससे संबंधित है? स्कर्वी ये क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें किसके रिलेटेड है? ए ऑप्शन है पोषक तत्वों की कमी से, बी ऑप्शन है पोषक तत्वों की अधिकता से, सी ऑप्शन है अर्जित, डी ऑप्शन है दीर्घकालिक रोग। तो ये किससे संबंधित है? विटामिन जो सी है उसकी कमी से होता है, तो इसमें है पोषक तत्वों की कमी से रिलेटेड है, यानी स्कर्वी रोग कमी से होता है, तो ये कमी से। अगर अधिकता से डिजीज़ होता है तो आप मोटापा हो गया, यानी फैट की जो मात्रा है हमने ज़्यादा ले ली है तो उसमें मोटापा आ जाना, तो ये पोषक तत्वों की अधिकता है। अर्जित में ट्यूबरकुलोसिस है, दीर्घकालिक में जैसे हार्ट के रोग हो गए, डायबिटीज़ हो गया, तो वो दीर्घकालिक यानी लंबे चलने वाले रोग हैं, वो दीर्घकालिक रोग में शामिल किए जाते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक का एग्जामिनेशन करने के लिए किस पोजीशन का यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन सुपाइन, बी ऑप्शन है प्रोन, सी ऑप्शन है लिथोटोमी, डी ऑप्शन है रिक्यूम्बेंट पोजीशन। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? लिथोटोमी पोजीशन, यानी जो पेशेंट है उसको इस तरह से लेटा के और जो इसकी जो लेग है उसको इस तरह से स्टैंड पे टांग दिया जाता है
और यहाँ पे तकिया दे दिया जाता है। तो इस तरह की पोजीशन है उसको लिथोटॉमी पोजीशन के नाम से जानते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, वल्वल एग्जामिनेशन के लिए इसका जो लिथोटॉमी पोजीशन है इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करती है, एकमात्र एंटीबॉडी ऐसी कौन सी है जो प्लेसेंटा को पार करती है? ए ऑप्शन है IgG, बी ऑप्शन है IgM, सी ऑप्शन है IgD एंड डी ऑप्शन है आई नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, यानी IgG जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को पार करके कहाँ तक, जो फीटस है वहाँ तक पहुँच सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बच्चों के लिए ग्रोथ चार्ट पहली बार किसने बताया? जो बच्चों के ग्रोथ चार्ट है, बच्चे बढ़ते हैं, उसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? जो ग्रोथ चार्ट है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, रोड टू हेल्थ चार्ट, रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन से ऐसे पूछा जा सकता है कि जो रोड टू हेल्थ चार्ट है वो किस चार्ट को मानते हैं, या जो ग्रोथ चार्ट है उसका अदर नेम क्या है? तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? ए ऑप्शन है एडवर्ड सोनेडन, बी ऑप्शन है डेविड मार्ले, सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डी ऑप्शन है एलन बार्डर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डेविड मार्ले ने, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। डेविड मार्ले ने ग्रोथ चार्ट को पहली बार बताया था, जिसमें क्या किया जाता है, जो बच्चे हैं, अगर बच्चे माल न्यूट्रिशन में हैं, उनकी वर्दी कितनी हो रही है, उनका वज़न कितना है, उनका परिमाप वगैरह कितना है, इसमें दर्शाया जाता है। ये डेविड मार्ले ने पहली बार बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सरकार द्वारा शिशु को दूध पिलाने वाली बोतल पर पाबंदी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था BFHI के अंतर्गत। BFHI की फुल फॉर्म क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत जो दूध पिलाने वाली बोतल है उस पर पाबंदी अधिनियम बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1893, सी ऑप्शन है 1895 और डी ऑप्शन है 1993। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 1993 हमारा राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो साथ में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने जो राइट और रॉन्ग आंसर है उसको भी डालते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, डच केप के नाम से निम्न में से किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जाना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डच केप, ए ऑप्शन है कंडोम, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव डायाफ्राम, सी ऑप्शन है मिनी पिल एंड डी ऑप्शन है वेजाइनल स्पंज। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव जो डायाफ्राम है उसको डच केप के नाम से जाना जाता है। ये फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जो वेजाइनल है इसको किस नाम से? टुडे के नाम से, ऊपर क्वेश्चंस मैंने बताया था, इसको टुडे के नाम से जाना जाता है। जो वेजाइनल डायाफ्राम है इसको फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसको डच केप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लासगो कॉमा स्केल में ग्लासगो क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो कॉमा स्केल कब यूज़ किया जाता है? ये कॉन्शियसनेस है, उसका लेवल कितना है इसको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये इसकी कॉन्शियसनेस लेवल है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। ये किस वैज्ञानिक ये ग्लासगो कॉमा स्केल है, इसमें ग्लासगो क्या है? एक ए ऑप्शन में है एक वैज्ञानिक का नाम, बी ऑप्शन है शहर का नाम, सी ऑप्शन है स्केल का नाम एंड डी ऑप्शन है उपकरण का नाम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जो ग्लासगो है वो एक शहर का नाम है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसाइटिस क्या है? ग्लोसाइटिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, बी ऑप्शन स्वेलिंग ऑफ टंग, सी ऑप्शन स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड डी ऑप्शन है
ए एंड सी बोथ, यानी ए एंड सी दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा स्वेलिंग ऑफ टंग, यानी जो जीभ की सूजन है उसको क्या बोला जाता है, ग्लोसाइटिस बोला जाता है। अगर पैरोटिड ग्लैंड है उसकी सूजन आ जाए तो इसको पैरोटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शॉक के सर्जरी के दौरान होने की संभावना रहती है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक शॉक, बी ऑप्शन है कार्डियक शॉक, सी ऑप्शन है हाइपोवॉलेमिक शॉक, डी ऑप्शन है हाइपरवॉलेमिक शॉक। सॉरी, यहाँ पे शो है, यहाँ पे शॉक। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है उसका सर्जरी के दौरान होने की संभावना रहती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा जो ब्लड है, फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता है, जिससे हाइपोवॉलेमिक शॉक के होने की संभावना क्रिएट हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर किस काम आता है। ये क्या है, एक इक्विपमेंट है जिसको वाइटल साइन चेक करने के लिए, जो बॉडी में जो भी साइंस है वो चेक करने के लिए यूज़ आता है। लेकिन ग्लूकोमीटर कौन सा साइन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन है चेक फॉर बीपी, बी ऑप्शन है चेक फॉर ग्लूकोज लेवल, सी ऑप्शन है चेक फॉर टेम्परेचर, डी ऑप्शन है चेक फॉर पल्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, चेक फॉर ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज से आप इसको याद रखें कि ग्लूकोज से रिलेटेड वर्ड है, तो ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोज है उसके लेवल को चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा, बी जो बीपी है उसको चेक करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उसका आप नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा इक्विपमेंट है जो बीपी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक करके भी क्वेश्चंस आता है कि बीपी को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जो टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। जो पल्स है हम बाय मैनुअल चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया नामक रोग निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है मासिक धर्म से संबंधित, बी ऑप्शन है आँख से संबंधित, सी ऑप्शन है हाथ से संबंधित, डी ऑप्शन है हृदय से संबंधित। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हाथ से संबंधित। सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो मायोपिया डिजीज़ है वो हाथ से संबंधित एक डिजीज़ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसमें दो हार्मोन काम करते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एल। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, डी हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इसमें जो ओवुलेशन है उसकी जो प्रोसेस का उसको नियंत्रण करने में अहम रोल प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये ऑप्शन है मासिक धर्म का बंद हो जाना, बी ऑप्शन है मासिक धर्म का आना, प्रथम मासिक धर्म का आना, सी ऑप्शन है मासिक चक्र, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो मासिक चक्र क्या है, यानी जब कोई भी पीरियड साइकिल है वो स्टार्ट होके एक से स्टार्ट होता है और लास्ट में 28 से 30 दिन तक आता है, फिर दोबारा ये स्टार्ट होता है और फिर आता है, तो इसको एक क्या बोला जाता है, मासिक चक्र या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से इसे जाना जाता है। और प्रथम मासिक धर्म का आना क्या कहलाता है, ये इसको सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, प्रथम मासिक चक्र धर्म है उसका आना क्या कहा जाता है, इसका हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बार मासिक चक्र आ रहा है यानी 14 से 15 की एज में आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मासिक धर्म का स्वतः ही बंद हो जाना होता है, यहाँ पे स्वतः ही बंद हो जाना लिखें। जो महिलाएं हैं उनकी 45 से 50 वर्ष की उम्र के दौरान जो मासिक धर्म है ये स्वतः ही बंद हो जाते हैं।
तो इसको मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो मेनोपॉज है वो क्या है, 45 से 50 ईयर के बीच में जो मासिक धर्म है वो स्वतः ही बंद हो जाते हैं, तो इसको मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है, रजोनिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार में शरीर का सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन है स्टमक। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो टाइफाइड बुखार है उसमें सबसे ज़्यादा शरीर का स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इफेक्ट होता है। ये जो टाइफाइड बुखार है ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये डिजीज़ कोज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन जो इफ़ेक्ट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके आगे जैसा कि आपको सर ने बताया था कि जो 55 क्वेश्चंस है तब यहाँ तक मैं कराऊंगी, इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सर करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों सभी आपके जो पीछे के क्वेश्चन हैं आपके बहुत से सही होते होंगे, मैं यही मान के चलूँगा। और आगे के जो अभी क्वेश्चन करेंगे अपने ये 56 नंबर से अपने लेके चलेंगे, 50 नंबर 6 से लेकर चलेंगे। टोटल अपने 100 नंबर क्वेश्चन है। तो आपने पीछे के चेक कर लिए होंगे, मैडम ने आपको कराया होगा, सारा कुछ आपको पता चल गया होगा कहाँ पर आपकी गलती हो रही थी और आपको कौन सा आपको टॉपिक अच्छे से आता है नहीं आता है, ये सारा आप अपने आप से डिस्कशन कर सकती हो, क्योंकि इस टाइप के आपको पर्सन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल ये नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है कि ऐसा हमारा एग्ज़ाम आएगा नहीं, ये इससे अलग हो सकता है कि हाँ अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक ये सारे एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके ही सिलेबस से ये सारा कुछ उठाया गया है। तो चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 56 नंबर कि जी निम्न में से कौन सा शौक रक्त प्रवाह में संक्रमण को दर्शाता है? आपसे पूछा गया है। पहली बात तो आपको शौक का पता होना चाहिए, शौक का क्या है। जो हिंदी मीडियम से वो इसको अच्छी तरह से समझ लें। शौक का मतलब होता है कि मतलब एकदम बेहोशी सा जाना, और स्ट्रोक मैंने कल ही बताया था, शौक बेहोश होना। इस प्रकार से रक्त प्रवाह में अगर आपका क्या हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है, अगर आपके क्या हो रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, कौन सा आपको शौक हो सकता है? तो फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन न्यूरोजेनिक शॉक, बी नंबर ऑप्शन सेप्टिक शॉक, और सी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, और डी नंबर ऑप्शन हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा, सेप्टिक शॉक। क्या रहेगा, सेप्टिक शॉक। आपके अगर ब्लड में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो कौन सा आपको शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जो टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आप कोई मरीज़ आपके पास मरीज़ आता है, उसको जो सारे के सारे उसको जो फिजिकली आप अगर उसको टच कर कर देखते हैं, तब आकर देखते हैं, चला कर देखते हैं, ये सारा कर क्या कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, ये देखते हैं। ए नंबर इंस्पेक्शन, और दूसरा पल्पेशन, और तीसरा परक्यूजन, और डी नंबर ऑप्शन क्या, ऑल। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला रहेगा क्या रहेगा, ऑल। क्या रहेगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऑर्थोस्टैटिक्स क्या है। ऑर्थोस्टैटिक क्या है, आपसे पूछा गया है कि ऑर्थोस्टैटिक क्या है। ए नंबर ऑप्शन किसी व्यक्ति के लेटे रहने पर एकदम से बीपी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति लेट रहा है और उसकी बीपी क्या हो गई, ज़्यादा हो गया। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर अगर एकदम से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाएगा। और दूसरा बी नंबर ऑप्शन किसी व्यक्ति के खड़े रहने पर एकदम से बीपी का कम हो जाना। सी नंबर ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, बी नंबर। किसी व्यक्ति अगर कोई खड़ा रह रहा व्यक्ति और उसमें क्या हो, बीपी क्या होगी, एकदम से कम हो जाता है, खड़े रहने पर उसकी बीपी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, बीपी कम हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोस्टैटिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि रेक्टल से लिया गया सामान्य तापमान कितना होता है। आपको सबसे पहले आप मुझे वीडियो में कमेंट कर बताएं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो कमेंट करें। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका ए नंबर ऑप्शन कि 98.6 फ़ारेनहाइट, बी नंबर ऑप्शन 96.8 फ़ारेनहाइट, सी नंबर ऑप्शन 99.6 फ़ारेनहाइट, डी नंबर ऑप्शन 99.8 फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, 99.6 फ़ारेनहाइट। अब ये इतना क्यों रहेगा, आपको पता है, इसका सामान्य अगर पता है तो आपको पता है रेक्टल हमेशा क्या करेगा, 1 पॉजिटिव देगा। 1 क्या देगा, 1 आपको ज़्यादा देगा। 1 क्या देगा, ज़्यादा देगा।
और एक्जिलेरा आपको हमेशा क्या देता है, 1 नेगेटिव देता है, 1 कम देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और सामान्य आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वाइटल साइन निम्न में से कौन से हैं। वाइटल साइन, कोई अगर आपके पास मरीज़ आता है, आपको मरीज़ में से जो आप सबसे पहले उसमें जो वाइटल साइन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अपने ए नंबर ऑप्शन बीपी ब्लड प्रेशर, और बी नंबर ऑप्शन टीपीआर, सी नंबर ऑप्शन टाइम, और डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, और टीपीआर का मतलब होता है टेम्परेचर, और पी का मतलब प्लस, और आर का मतलब रिस्पिरेशन। मतलब इसमें क्या हो गई, 3 बातें हो गई, और ये सारे के सारे कितने हो गए, 4 चीज़ हो गई। चारों को चारों ये क्या होते हैं, बीपी और टीपीआर टेम्परेचर, पी मतलब प्लस, और आर मतलब रिस्पिरेशन। ये चारों के चारों क्या है, वाइटल साइन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, डी, ए और बी दोनों। टाइम इसमें नहीं है, वाइटल साइन में टाइम नहीं आता, टाइम से कोई अपने कोई चीज़ें चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोविड के समय कि मान लो आपके समय आपके कोविड आया था, कोविड के समय जो आपने मास्क यूज़ किए थे, आमतौर घरों में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो मास्क यूज़ किए थे वो किस टाइप के मास्क थे। ए नंबर ऑप्शन N90, और बी नंबर ऑप्शन है N16, और सी नंबर ऑप्शन 95, और डी नंबर ऑप्शन 99। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो कितना रहेगा, N95। क्या रहेगा, N95। जो आपने कोविड के समय उपयोग किए थे वो मास्क कौन से थे, N95। ये हाल ही में CREMS जो दिल्ली एम्स ने अभी एग्जाम करवाए उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का मूत्र का रंग किस प्रकार का होता है। मान लो आपके पास मरीज़ आया है, मरीज़ आने के आपके पास आता है तो आप उसका वाइटल साइन में उसका क्या देखते हैं, उसका यूरिन वगैरह भी चेक करते हैं। तो यूरिन का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, रेड का होगा, बी नंबर ऑप्शन पेल येलो होगा, और सी नंबर ऑप्शन नॉर्मल येलो होगा, और डी नंबर वाइट होगा। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, पेल येलो। क्या रहेगा, पेल येलो। अगर आप किसका उसके यूरिन में रेड देखते हैं, रेड कलर मतलब ब्लड देखते हैं, रेड कलर का देखते हैं मतलब उसका ब्लड की ब्लडिंग हो रही होगी। इस प्रकार से अगर आपको देखने मिलते हैं उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसको आप क्या बोलोगे, राय दोगे। लेकिन उसका जो कलर क्या है, पेल येलो है, तो उसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। यूरिन का जो कलर होगा क्या होगा, पेल येलो नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति में पर्सनल हाइजीन कौन सा है। पर्सनल हाइजीन, अब आपको सबसे पता होना चाहिए कि हाइजीन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे उनको जो नर्सिंग ऑफिसर से हैं, नर्सिंग मतलब एनओ की तैयारी कर रहे हैं वो, तो उनको ये बहुत आसान लग रहे होंगे। लेकिन जो एएनएम से हैं, एएनएम के लिए ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल वाले होते हैं, जो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जिनको ये नहीं पता है तो ये प्लीज़ इसको नोट कर लें। छोटे छोटे जो आपको नाम देखने को मिलेंगे वो आपको नोट करने हैं। इसमें ए नंबर ऑप्शन है अपने बालों को धोना, बी नंबर ऑप्शन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, सी नंबर ऑप्शन किताबों को पढ़ना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपनी साफ सफाई स्वच्छता से संबंध है। आपकी जो खुद की स्वच्छता होती है उससे संबंध होता है। आप अपने हाथ धोते हो, बालों को धोते हो, नहाते हो, अगर दांतों को साफ करते हो, मुंह को साफ करते हो, चेहरे को साफ करते हो, ये सब क्या है, हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा, अपने बालों को धोना। ये क्या रहेगा, अपने बालों को धोना क्या रहेगा, हाइजीन है। ये खुद व्यक्ति अपने लिए करता है, स्वच्छता के लिए करता है। तो हाइजीन मतलब अपनी स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन लोशन का यूज़ कब किया जाता है। केलामाइन लोशन है जो एक ट्यूब होता है, ये किस में यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिच्छू के काटने पर, बी नंबर ऑप्शन मकड़ी के काटने पर, सी नंबर ऑप्शन मधुमक्खी के काटने पर, और डी नंबर ऑप्शन कुत्ते के काटने पर। तो आपको ध्यान रखना है केलामाइन यूज़ किया जाएगा मकड़ी के काटने पर। किसके यूज़ किया जाएगा, मकड़ी के काटने पर। दूसरा, AVPU की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको कल ही 4 फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला था। आपने वीडियो में बहुत कम लोगों ने कमेंट किया, लेकिन आप बहुत लोग अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर जिन को ये पता है तो आप जल्दी से इसको वीडियो में कमेंट करें कौन सा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो में कमेंट करें आपका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो में कमेंट कर दें। तो ए नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं, अलार्म वॉट पैन यूनियन, और बी नंबर ऑप्शन अलर्ट वॉइस पैन यूनिट, सी नंबर ऑप्शन अलर्ट वॉइस पैन अन रिस्पॉन्स, और डी नंबर ऑप्शन अलार्म वॉइस पैन अन रिस्पॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला वो क्या रहेगा, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा। तो जो मैंने कल भी आपकी वीडियो में देखने मिले थे फुल फॉर्म, उनके भी आप मुझे कमेंट करके दिखाएं कि RICE का भी फुल फॉर्म क्या है, और मैंने लिखा पास का फुल फॉर्म क्या है और कहाँ यूज़ किया जाता है, या आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। ये बहुत बार परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं, आपके रिलेटिव सब्जेक्ट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ए नंबर ऑप्शन 1944,
और बी नंबर ऑप्शन 1946, सी नंबर ऑप्शन 1942 और डी नंबर ऑप्शन 1948। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका राइट आंसर रहने वाला है डी नंबर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कर बताएं इसकी जो WHO की फुल फॉर्म क्या है और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये दोनों ही आप अभी मुझे वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, पहले आप जल्दी से जल्दी पीछे वाले जो मैंने आपने WHO की फुल फॉर्म पूछा है वो आप मुझे कमेंट करें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी मरीज़ को इंजेक्शन का डर हो तो उसे किस प्रकार का फोबिया कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, फोबिया कई टाइप्स का होता है, फोबिया में इसे क्या बोलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले फोबिया क्या होता है, और आप प्लीज़ मुझे फोबिया के बारे में सारी डिटेल्स, आप जो भी फोबिया होता है फोबिया के बारे में पूरी डिटेल चेक करेंगे और करने के बाद में आप मुझे प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो सभी अपने जो ये फोबिया के बारे में जो भी मैंने लिख रखा है ये सारे के सारे किस प्रकार का फोबिया आप मुझे बताएंगे, लेकिन इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंजेक्शन, अगर मरीज़ को इंजेक्शन लगाते समय वह उसे डर रहा है कि फोबिया हो रहा है उसको, तो किस प्रकार का होगा। तो ए नंबर ऑप्शन एक्रोफोबिया, बी नंबर ऑप्शन ट्राइपेनोफोबिया और सी नंबर ऑफिथोफोबिया। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी नंबर है, ट्राइपेनोफोबिया। इसका राइट आंसर ये नहीं, बाकी दो मैंने आपको पूछा है ये किस प्रकार की फोबिया, आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 68 नंबर, निम्न में से USG मशीन कौन सी है। निम्न में से USG मशीन कौन सी है। तो आपको मैंने इसमें डायग्राम दे रखे हैं, ए में आपको ये दे रखा होगा, बी में आपको ये दे रखा होगा, सी में आपको ये दे रखा होगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो USG मशीन है वो कौन सी है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ए नंबर रहेगा। क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन रहेगा, ए नंबर ऑप्शन रहेगा। आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं USG की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दें कि USG की फुल फॉर्म क्या होती है। और ये सारे के सारे जो आपको दिए गए हैं फोटोज़ मैंने इसलिए डाला है कि आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे ICU के अंदर यूज़ किए जाने उपकरण हैं। तो आपको ये सारा का सारा पता होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी NO या नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपको डायरेक्ट इसमें क्या डायग्राम देकर आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, ये सारे के सारे डायग्राम आपको पूछेंगे। तो आपको बताना है, ये मैंने एक बता दिया, 3 इसमें से हैं, वो आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें कि बाकी के ये किन किन के लिए यूज़ किया जाता है। आगे इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार की ट्यूब है। आपको ये भी है कि जो ICU के अंदर लगभग से कम आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 ट्यूब होती है जो रेगुलर यूज़ की जाती है। उसके अंदर से एक ये भी है, आपको पता होनी चाहिए ये किस प्रकार की ट्यूब है, जिससे आपको आसानी से ट्यूब को पहचानने में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार की ट्यूब है। फीडिंग ट्यूब है, ए नंबर ऑप्शन फीडिंग ट्यूब, बी नंबर ऑप्शन नासोगेटिक ट्यूब और सी नंबर ऑप्शन कैथेटर ट्यूब और डी नंबर ऑप्शन GJ ट्यूब। तो आपको ध्यान रखना है उसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा, कैथेटर ट्यूब। क्या रहेगी, कैथेटर ट्यूब, जो यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, डिसइंफेक्शन के लिए निम्न में से कौन सा एजेंट है। किसी कोई धातु है या कोई चीज़ आपने यूज़ की है या कोई रूम वगैरह या कोई आप किसी चीज़ को भी क्या करते हो, डिसइंफेक्शन करते हो, तो उसके रूप में यूज़ करते हैं एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कारक, मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ आप मतलब रोगाणु रहित करने के लिए, संक्रमण रहित करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हो वो क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। तो ए नंबर ऑप्शन अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र जो आपने कोविड के अंदर यूज़ किया है और नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर आप यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन डेटॉल सभी आप जानते हो। सी नंबर ऑप्शन तरल साबुन और डी नंबर ऑप्शन सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा, सभी। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा सर तरल साबुन कौन सा होता है, तो आपको पता होगी आप शैम्पू भी यूज़ करते हैं उसको तरल साबुन के रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अन्नपूर्ण दुग्ध योजना है वो कब शुरू की गई। तो ए नंबर ऑप्शन 2 मार्च 2018, बी नंबर ऑप्शन 2 अप्रैल 2018, सी नंबर ऑप्शन 20 मार्च 2020, डी नंबर ऑप्शन 2 जुलाई 2018। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 2 जुलाई 2018। ये जयपुर से स्टार्ट की गई। आप मुझे में प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें कि जयपुर के किस ग्राम से, मतलब किस गांव से ये शुरू की गई। लेकिन ये जयपुर से शुरू कब की गई, 2 जुलाई 2018 को, लेकिन किस गांव से ये शुरू की गई जयपुर के, तो आप भी प्लीज़ वीडियो में सेंड करें। मैंने आपको ये PDF ग्रुप में डाला था, उसके अंदर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपने किसी अच्छी तैयारी करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लाडो रानी योजना उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है कि उद्देश्य
नहीं है। ए नंबर ऑप्शन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बी नंबर ऑप्शन बालिका लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, ए नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे उसमें पूछा जाए उद्देश्य नहीं है तो उसको ध्यान रखना है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है उसके उद्देश्य हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है, दूसरा बालिका लिंगोनुपात को बढ़ावा देना भी क्या उसका उद्देश्य है, लेकिन नहीं है तो इसमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो आपको उद्देश्य नहीं है। ये सारे के सारे उसके उद्देश्य हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, आप सोचेंगे कि शायद इसमें से ऐसा एक आंसर होगा, आप इसमें टिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है वहाँ पे आपको इसमें एग्जैक्ट ही आपको याद होता है, आपको फिक्स याद रहेगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों गर्भवती महिलाओं के पोषण सुधार करने के लिए राजस्थान में नंद घर योजना सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई? तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये ए नंबर ऑप्शन श्रीगंगानगर, बी नंबर ऑप्शन बीकानेर, सी नंबर ऑप्शन पाली, डी नंबर ऑप्शन जैसलमेर। तो आपको ध्यान रखना है ये सर्वप्रथम किस जिले से स्टार्ट की गई राजस्थान के, तो ये पाली जिले से स्टार्ट की गई और कब की गई? ये मई 2015। कब की गई? मई 2015 को स्टार्ट की गई और किस जिले से? पाली जिले से ये स्टार्ट की गई। अब आता है कि ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना, आपको ध्यान रखना है ग्रामीण लगा है, इंदिरा रसोई योजना आम व्यक्ति द्वारा कितना व्यय किया जाता है? इसमें ध्यान रखना है इंदिरा रसोई योजना दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रामीण एक होती है शहरी, लेकिन आपसे पूछा गया कि ग्रामीण के अंदर जो इंदिरा रसोई योजना है आमतौर व्यक्ति का कितना व्यय किया जा रहा है। हो सकता है ये राजस्थान के सभी पंचायत समितियों में चालू हो गया है इसका जो संचालन है, लेकिन सभी में नहीं होने के कारण अभी तक ये देरी से है। लेकिन आपको ध्यान रखना है परीक्षा में बार बार पीछे आरएस की जो परीक्षा हुई है, आरएस की परीक्षा के अंदर इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट ही, सेम 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऊपर से आपको ये बताना है कि इसका जो व्यय होता है वो कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन 5 रुपये, बी नंबर ऑप्शन 8 रुपये, सी नंबर ऑप्शन 10 रुपये, डी नंबर ऑप्शन 6 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, क्या रहेगा? बी, 8 रुपये इसका व्यय होता है। आम व्यक्ति कितना व्यय करेगा? 8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भूखा ना सोए, यह थीम किसकी योजना की है? ये थीम है वो किस योजना की है? तो आपने इसमें ये सेम की सेम एक तो होता है कोई भी भूखा ना सोए, क्या है? कोई भी भूखा ना सोए, ये और सीधा ये क्या है? कोई भूखा ना सोए। तो आपको ध्यान रखना है आपने इसमें जरूरी आपने क्या किया होगा? इंदिरा रसोई किया होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इंदिरा रसोई डायरेक्ट ही गलत है, क्योंकि इसमें पूछा गया कोई भूखा ना सोए। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। ए नंबर ऑप्शन अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, बी नंबर ऑप्शन इंदिरा रसोई योजना, सी नंबर ऑप्शन नंद घर योजना, डी नंबर ऑप्शन चिरंजीवी योजना। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना, कोई भूखा ना सोए। इसका जो थीम है किसका है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। और कोई भी भूखा ना सोए ये किसकी थीम है? ये है इंदिरा रसोई की, ये है इंदिरा रसोई की। तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? पैकेट फूड पैकेट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के अनुसार माँ को पैकेज कितना दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के अनुसार माँ को पैकेज कितना दिया जाता है, तो याद रखना है ए नंबर ऑप्शन 700, बी नंबर ऑप्शन 600 और सी नंबर ऑप्शन 400, डी नंबर ऑप्शन 1400। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 1400 रुपये, डी ऑप्शन रहेगा। कितना दिया जाता है? 1400 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षक योजना के अंतर्गत किसी घायल व्यक्ति को सहायता करने पर उस व्यक्ति को कि उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? मान लो कोई आपके सामने से एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति के सामने से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो व्यक्ति उसकी सहायता के लिए उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसे पहुंचाने में उपहार स्वरूप जो सरकार द्वारा उसको क्या दिया जाएगा? राशि दी जाती है। वो कितने रुपये राशि दी जाती है इसमें देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन 10,000, बी नंबर ऑप्शन 5,000, सी नंबर ऑप्शन 4,000, डी नंबर ऑप्शन 3,000। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? 5,000। क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, 8 मार्च 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे देश में लागू किया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च 2018 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने, ये सबसे पहले बात यह है कि ये जो योजना पूरे भारत में लागू की थी ये किन्होंने की थी? पीएम जी ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्होंने स्टार्ट किया। और आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले से ये स्टार्ट की गई पूरे देश में? तो ए नंबर ऑप्शन जोधपुर, बी नंबर ऑप्शन जयपुर, सी नंबर ऑप्शन भरतपुर, डी नंबर ऑप्शन झुंझुनू। तो आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? डी नंबर झुंझुनू, डी नंबर झुंझुनू।
तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कर बताएं कि झुंझुनू ज़िले से कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें और जो भी वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ जो भी आपसे पूछा जाए कि कोई क्वेश्चन का जवाब पूछा जाए प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, WHO द्वारा पल्स पोलियो द्वारा कब शुरू किया गया? WHO द्वारा पल्स पोलियो कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना है, पहले आपको मैंने पूछा है कि WHO की फुल फॉर्म मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया था, आपने ये फुल फॉर्म कमेंट किया। और दूसरा, इसका आपकी स्थापना मैंने बताई थी 7 अप्रैल 1948। इसका जो आप कमेंट करके बताएं, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है वो भी प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन 1948, बी नंबर ऑप्शन 1995, सी नंबर ऑप्शन 1999 और डी नंबर ऑप्शन 2001। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? 1995। क्या रहेगा? 1995। WHO द्वारा पल्स पोलियो भारत में कब शुरू किया गया? ये ध्यान रखना है 1995। लेकिन ये उससे पहले जो कब चालू किया था, जो मतलब पल्स पोलियो पूरे भारत में लागू हुआ था, उससे पहले कहाँ लागू हुआ? आपको WHO ने पहले कहाँ लागू किया, ये आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। इन चारों के अंदर से वो आंसर आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महंगाई राहत कैंप, जो आपको पता है पीछे राहत कैंप चले थे सभी ज़िलों के अंदर, सभी वहाँ पे अभी भी चल रहे हैं अपनी पंचायत समितियों के अंदर। ये ध्यान रखना, महंगाई राहत कैंप दौरान कुल कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया? अब आपको क्या करना है कि कुल कितनी 10 मैं आपको बताऊंगा, सॉरी इसमें आंसर मैं अपने पहले बोल गया हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना, ए नंबर ऑप्शन 8, बी नंबर ऑप्शन 9, सी नंबर ऑप्शन 10, डी नंबर ऑप्शन 12। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी रहेगा। क्या रहेगा? सी। 10 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। अब आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इन 10 के अंदर से आपको क्वेश्चन आने वाला है। आप इन 10 योजनाओं को अच्छे से तरीके से पढ़ लें। कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये कब स्टार्ट की गई, उसके अंदर क्या उद्देश्य हैं, ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपको इसके अंदर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ए नंबर ऑप्शन बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। बी नंबर ऑप्शन छात्रों को नामांकन में बढ़ोतरी करना, जो उसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन है या एडमिशन है उसको क्या करना है? बढ़ोतरी करना है। छात्रों की उपस्थिति को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स को जोड़ना है। कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो सभी डी आंसर रहेगा सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? सभी रहेगा। क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन रहेगा। दूसरा, ये कब स्टार्ट की गई? तो 29 नवंबर 2022। याद रखना, ये बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है राजस्थान के। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई? आपसे पूछा अनुप्रति कोचिंग योजना क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। कोई पूरी फैमिली के अंदर आपको कम से कम 2 कैंडिडेट को क्या किया जाता है? फ्री कोचिंग। मतलब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको फ्री कोचिंग मिलेगा, आपको रहने के लिए हॉस्टल फीस मिलेगी। ये सारा कुछ आपको वहाँ पे कोचिंग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन ये आपसे पूछा कि अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो अपने देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन 5 अप्रैल 2020, बी नंबर ऑप्शन 5 जून 2021, सी नंबर ऑप्शन 15 जून 2022, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी नंबर 5 जून 2021। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, राजस्थान में पालनहार योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपको पता है पालनहार योजना क्या है? सबसे पहले आप मुझे प्लीज़ वीडियो में ये कमेंट करें कि पालनहार योजना है वो सर्वप्रथम कब स्टार्ट की गई और इसकी थीम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। एक मतलब तीनों में से एक आप क्या करें, मुझे कमेंट करके अभी करें, ताकि आप हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। अब से आपसे पूछा गया कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो विद्यालय जा रहे हैं उन कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन 1000 रुपये, बी नंबर ऑप्शन 1500 रुपये, डी नंबर ऑप्शन 2000, सी नंबर ऑप्शन 2000, डी नंबर ऑप्शन 500 रुपये। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। क्या रहेगा? ए। 1000 रुपये राशि उसको कब दी जाती है? जब वो 6 से 18 वर्ष के विद्यालयों को जाता है, तो ये उसको हर वर्ष उसको दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे उसके एडमिशन पर 1000 रुपये और दिए जाते हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 2000 रुपये उसको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को कुल कितने दिवस का कार्य मिलेगा?
आपको पता है कि सबसे पहले ये कहाँ चलाई गई, ग्रामीण के अंदर जो रोज़गार गारंटी योजना चलता था, लेकिन अभी शहरी रोज़गार गारंटी योजना उन्होंने और चला दिया था। लेकिन बजट 2023-24 के अंतर्गत इसको जो संख्या है, दिनों की संख्या को बढ़ोतरी की गई थी, वो कितने दिन की गई थी देखते हैं। तो अभी कुल कितने हैं आपसे पूछा गया, कुल कितने हैं, तो ए नंबर ऑप्शन 100, बी नंबर ऑप्शन 150, सी नंबर ऑप्शन 125, डी नंबर ऑप्शन 200। तो इसका राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, 125। कितने रहेगा, 125। 25 दिनों के अंदर इसके अंदर क्या की गई, बढ़ोतरी की गई। कब की गई आपको पता होना चाहिए, 2023-24 के बजट के अंदर इसकी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है जो गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पे की जाएगी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन जैसलमेर, बी नंबर ऑप्शन उदयपुर, सी नंबर ऑप्शन जयपुर, डी नंबर ऑप्शन जोधपुर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला क्या रहेगा, जोधपुर। जोधपुर में क्या किया जाएगा, जो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। अब आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है, सबसे पहले इसको किस नाम से भी जाना जाता है, आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। और ये कितना मंजिला है, कितना मंजिला है, ये भी प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। और इसकी जो स्थापना की थी और इसका जो निर्माण करवाया था उसके बारे में बात करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राणा कुंभा, बी नंबर ऑप्शन राणा प्रताप, सी नंबर ऑप्शन अमर सिंह, डी नंबर ऑप्शन उदय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना है ये 122 फीट है। अब आपको ये वीडियो में कमेंट करना है कि ये कितने मंजिली बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। जो मारवाड़ है, मारवाड़ अब कहाँ पे है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि किन किन ज़िलों के अंदर मारवाड़ का जो आता है, मारवाड़ क्षेत्र होता है, वो किन किन ज़िलों के अंदर है। और आप में से कौन से स्टूडेंट है जो मारवाड़ क्षेत्र से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। दूसरा, मारवाड़ से आपसे पूछा गया, इसका संस्थापक पूछा गया, क्या पूछा गया, सॉरी आपको इसमें संस्थापक पूछा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन राव जोधा, बी नंबर ऑप्शन राव चूड़ा, बी नंबर ऑप्शन राव रमणमल, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें जो इसका संस्थापक है वह कौन है, आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बहुत से लोगों का ये आंसर राइट गया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता है, बार बार जीके में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए इतने आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या रहेगा। ए नंबर ऑप्शन बूंदी, बी नंबर ऑप्शन बाड़मेर, सी नंबर ऑप्शन कोटा, डी नंबर ऑप्शन टोंक। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बूंदी। क्या रहेगा, बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाएगा। किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, अगर ये पूछे तो आपको ये देखना इंडिया का जीके रहेगा, तो आपको इतना याद नहीं रखना है। लेकिन इसमें पूछा गया जयपुर प्रजामंडल जो कि एक टॉपिक है अपना राजस्थान जीके का, उससे पूछा गया कि जयपुर प्रजामंडल से अध्यक्ष कौन थे, जयपुर के अध्यक्ष कौन थे। राइट नंबर ए नंबर ऑप्शन जमनालाल बजाज, बी नंबर ऑप्शन रामकरण जोशी, सी नंबर ऑप्शन हीरालाल शास्त्री और डी नंबर ऑप्शन जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हीरालाल शास्त्री। क्या थे, हीरालाल शास्त्री। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कल वाले आप में टेस्ट में पूछा गया था कि उसमें आपके उसको रामदेव जी के पिताजी का नाम पूछा था और उनसे रिलेशन आपके बारे में पूछा गया था। लेकिन आज पूछा गया है कि मल्लिनाथ जी की का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन जोधपुर, बी नंबर ऑप्शन जालोर, सी नंबर ऑप्शन बाड़मेर और डी नंबर ऑप्शन श्री गंगानगर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, सी नंबर बाड़मेर। लेकिन आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं कि ये कौन से गांव व तहसील के अंदर स्थित है। बाड़मेर में है, लेकिन एक आगे और आपको नाम देखने को मिलेगा, वो आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें कि ये किस तहसील या ग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से स्टोरेज का सबसे छोटा मापक कौन सा है। अगर आपको स्टोरेज का मतलब उसमें आप जैसे देख टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाट, MG, GB ये सारी बात करते हैं, तो सबसे छोटा माप कौन सा आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के अंदर। लैपटॉप से आपसे कंप्यूटर जो आपसे कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपको ये प्रश्न देखने मिलेंगे। तो आई नंबर ऑप्शन टेराबाइट, बी नंबर ऑप्शन बाइट, सी नंबर ऑप्शन किलोवाट,
डी नंबर ऑप्शन मेगावाट। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, बाइट रहेगा। इसका क्या होता है, बाइट। बाइट जो होता है स्टोरेज का सबसे छोटा माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ए नंबर ऑप्शन मिलेगा वर्ल्ड वाइड वेट वेव, और बी नंबर ऑप्शन वाइड वेव, और सी नंबर ऑप्शन वर्क वाइड वेव, डी नंबर ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करें। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, ये सभी आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कर बताएं, क्योंकि सारे के सारे इनसे फुल फॉर्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस पूछा गया है। तो प्रिंटर ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन स्कैनर, और डी नंबर ऑप्शन सभी। तो आपको ध्यान रखना है जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, मॉनिटर। क्या होगा, मॉनिटर। बाकी ये दो क्या होते हैं, स्कैनर, ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन अपना था, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी। आपसे पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले कब खोज की गई थी, तो ए नंबर ऑप्शन 1946, बी नंबर ऑप्शन 1950, सी नंबर ऑप्शन 1965, डी नंबर ऑप्शन 1947। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा, ए 1946। आप मुझे वीडियो में कमेंट करें कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी, इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा, भारत में निर्मित जो भारत के अंदर बनाया गया था प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहले भारत के अंदर कंप्यूटर बनाया गया, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन आर्यभट्ट, बी नंबर ऑप्शन सिद्धार्थ, और सी नंबर ऑप्शन बुद्ध, डी नंबर ऑप्शन अशोक। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, सिद्धार्थ। क्या रहेगा, सिद्धार्थ, बी। इसका आंसर जो है बी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आपसे पूछा गया कि 5 आपके करंट से आने क्या आएंगे, करंट जीके से आएंगे। अगर आप डेली न्यूज़ देखते हो या नॉर्मली आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वहाँ पे करंट देखते हो क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है। आपसे पूछा गया है भारतीय, राष्ट्रीय और राज्य, इन तीनों के अंदर से आपसे कोई भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट से। तो ये आपके 5 क्वेश्चन लास्ट आते हैं करंट के। तो विश्व वर्ल्ड कप का 2023 में भारत के किस स्टेडियम में खेला गया। तो आपको पता होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी नंबर ऑप्शन गुरु गोविंद स्टेडियम, सी नंबर ऑप्शन ग्रीन पार्क स्टेडियम, डी ऑप्शन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, ए रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें ये कौन से स्थान पर है, कौन से राज्य या ज़िले के अंदर स्थित है। आप मुझे प्लीज़ ये वीडियो में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया। आपसे पूछा गया उस स्थान का नाम जहाँ से इसे लॉन्च किया गया। ए नंबर ऑप्शन पुणे, बी नंबर ऑप्शन बेंगलुरु, सी नंबर ऑप्शन कोलकाता, डी नंबर ऑप्शन हरिकोटा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, श्री हरिकोटा से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें कौन सी डेट को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। आपको पता होना चाहिए G20 क्या चीज़ है, ये किसके बारे में बात करती है, इसके बारे में समूह के जो देश हैं वो किस पे चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि G20 की जो अध्यक्षता है वो 2023 के अंदर किस देश ने की है। तो ए नंबर ऑप्शन इंग्लैंड, बी नंबर ऑप्शन चीन, सी नंबर ऑप्शन भारत, डी नंबर ऑप्शन अमेरिका। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भारत। किसने किए थे, भारत ने। और इसका जो कहाँ किया, दिल्ली के अंदर जो इसकी बैठकें हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, राजस्थान में कौन सी विधानसभा के चुनाव 2023 में करवाए गए। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, आपके जो नए सीएम नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है। आप प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें। और आपसे पूछा गया है कि कौन से नंबर की विधानसभा चुनाव कराए गए। तो ए नंबर ऑप्शन 15वीं, बी नंबर ऑप्शन 16वीं, सी नंबर ऑप्शन 17वीं, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, 16वीं रहेगा। 16वीं विधानसभा के चुनाव अभी कराए गए, आपके न्यू सीएम चुने गए हैं। अपना फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की पुलिस द्वारा सर्वप्रथम ड्रोन से निगरानी रखना शुरू किया है। सर्वप्रथम
किससे काम किया है? ड्रोन से निगरानी रखना शुरू किया है। तो आपसे पूछा है ये पूरे भारत में करंट से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन बिहार, डी नंबर ऑप्शन केरल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है केरल। केरल में क्या किया गया? सबसे पहले पुलिस द्वारा सर्वप्रथम ड्रोन से निगरानी रखना शुरू किया गया। हाल ही में जो अभी DSSP का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको कैसा अपना वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। और आपको अगर फ्री टेस्ट अभी तक नहीं मिल रहा है तो अपने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ऐड हो सकते हैं। उसका नंबर है 8426936269। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने इस टेस्ट को पूरा किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबमिट योर रिजल्ट। आपके कितने राइट हो रहे हैं क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट अभी वीडियो में कमेंट करें, कितने आपके गलत हो रहे हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।